नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइमरी का मास्टर एंड गवर्नमेंट जॉब्स नोटिफिकेशन, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले प्राइमरी का मास्टर एंड गवर्नमेंट जॉब्स नोटिफिकेशन पर मिलती है। ताजा खबरों के लिए प्राइमरी का मास्टर को फॉलो करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। शिक्षा मित्र अनुदेशकों के केस की कल सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। 12 अगस्त को अनुदेशकों का केस सुप्रीम कोर्ट में 1 नंबर पर लगा है। वहीं शिक्षा मित्रों का मामला कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ है। दोनों केस कल बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन केसों को लेकर सबकी निगाहें दिल्ली और इलाहाबाद की तरफ रहेंगी और सब फिक्र में रहेंगे कि क्या डिसीजन सामने आता है। अनुदेशक बड़ी तादाद में दिल्ली आए हुए हैं, यह हम आपको बता दें। कई जिलों से अनुदेशक आ चुके हैं। लगभग 10 के आसपास आदमी यहां मौजूद हैं। राम सिंह हैं, विक्रम सिंह हैं, अनिल पांडे बस्ती से हैं, मुलायम सिंह जी हाथरस से हैं, नए नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष भदोही से हैं। अनिल कुमार जी 23 जुलाई को मांगा था 2 महीने का समय, जिसे 20 दिन गुजर चुके हैं, अब केवल 40 दिन बाकी है। असल में आप लोग इतना घमा चौकड़ी में रहते हो, इतने दिन भर इधर उधर की खबरें सुनते रहते हो, आपको खुद ही याद नहीं रहता कि कब क्या बोला था। 23 जुलाई को अपर प्रमुख सचिव बेसिक दीपक कुमार जी ने इलाहाबाद में विवेकानंद जी वाले केस में अपना शपथ पत्र यानी हल्फनामा दाखिल किया। उस हल्फनामे में उन्होंने लिखा था कि हमें अदालत से दरख्वास्त करते हैं, हम माफी मांगते हुए अपील करते हैं कि हमें 2 महीने का वक्त दिया जाए ताकि जो शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने में तकनीकी खामियां आ रही हैं वो खामियों का हम दुरुस्त कर लें। हम लगातार, हमारी टीम, हमारे अधिकारी उन खामियों को दूर करने में लगे हुए हैं। जैसे ही खामियां दूर हो जाएंगी हम इसे पूरा करके अगला शपथ पत्र या वेतन बढ़ाए जाने का आदेश आपके अदालत में दाखिल करेंगे। हमें इसके लिए माननीय अदालत से हम ये दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें 2 महीने का वक्त दिया जाए। ये बात 23 जुलाई की है। आज 11 अगस्त हो गया, यानी 8 दिन जुलाई के और 11, 20 दिन गुजर चुके हैं। अब 40 दिन का मामला बाकी है। 23 सितंबर से पहले इन्हें अदालत में अपना रुख स्पष्ट करना पड़ेगा। इस लिहाज से कल भी एक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो शिक्षा मित्रों का लगा हुआ है उसकी सुनवाई की जानकारी मिली है। मेरी परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि कल दोनों केसों में अच्छा साथ सुनवाई होके परिणाम आना चाहिए। हालांकि अनुदेशकों के केस पर तो बहुत उम्मीद है। जैसा कि सुनने में आया है, अनुदेशकों का केस कल 1 नंबर पर लगा हुआ है। अनुदेशकों का केस सबसे पहले कल सुप्रीम कोर्ट की अदालत में शुरू होगा।
2 दिन मैं बाहर था, तो 2 दिन कल और 1 दिन और 2 दिन प्रोग्राम नहीं हो पाया है। मैंने बता दिया था, मेरे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मुझे अपने गांव जाना पड़ा, चूंकि मेरी इच्छा थी कि पिताजी से मिला जाए, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जाए। तो पिताजी से मिलने गया था रक्षाबंधन पर, देर रात लौटा हूं। आज आपके साथ दिन भर रूबरू रहा हूं, 2 दिन प्रोग्राम भी नहीं आए थे। और एक बार फिर आपसे सबसे यही अपील है कि एक बार फिर थोड़ा सा सपोर्ट करिए, वीडियोस देखिए, वीडियोस को, इन डिबेट के अलावा भी अन्य वीडियोस को शेयर करके हमें हौसला दें। और आज आपने देखा कि दिल्ली में भी आपने देखने को मिला कि आज सरकार के हौसले पस्त थे। और आज जो सबसे बड़ी बात की है, वो वीडियो मैं अभी आपको दिखवाऊंगा। पिताजी की अब तबीयत ठीक है, आप सबकी दुआएं रहेंगी, स्वस्थ होंगे। तो आज मोहन भागवत ने कह के सरकार को फंसा दिया, वो सबके लिए, शिक्षा विभाग के लिए लाभदायक है। मोहन भागवत ने आज ऐसा सवाल कर दिया है कि इन्हें सबकी शिक्षा विभाग की इन्हें बात सुननी पड़ेगी। मोहन भागवत जी ने कह दिया शिक्षा विभाग बर्बाद हो रहा है इस सरकार में, स्वास्थ्य बर्बाद हो रहा है इस सरकार में। 2 विभाग उन्होंने आज अपने प्रोग्राम में किए हैं। मैं वो अभी आपको वीडियो सुनवा देता हूं। आप ये सब चीजें सुनेंगे तो आप देखेंगे कि आरएसएस भी शिक्षा पर सवाल उठा रही है और बड़ी गंभीर है ये वीडियो। में बस जस्ट आपके सामने कुछ पल में ये 2 विषय ऐसे हैं आज के समय में, ये बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है समाज की, सारी दुनिया में। क्योंकि ज्ञान का युग कहते हैं तो शिक्षा आवश्यक है, और ज्ञान प्राप्त करना है तो साधन तो उसका शरीर ही है। स्वस्थ शरीर सब कुछ कर सकता है, अस्वस्थ शरीर कुछ भी नहीं कर सकता, केवल इच्छा कर सकता है। इसलिए स्वास्थ्य भी आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि इसके लिए आदमी अपना घर बेच देगा, लेकिन अच्छी शिक्षा में अपने लड़कों को भेजेगा। अपना घर बेच देगा, लेकिन अच्छी जगह अपनी चिकित्सा हो, इसका प्रबंध करेगा। और सबसे अधिक आवश्यकता सबको प्रतीत होती है स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ये दोनों बातें आज सामान्य व्यक्ति के पहुंच से बाहर और उसके आर्थिक सामर्थ्य के पहुंच के बाहर, यानी सहज सुलभ नहीं रही और सस्ती भी नहीं रही। तो क्या विद्यालय वगैरह कम है? वो तो बहुत बढ़ रहे। अस्पताल कम है? ऐसा भी नहीं है। सुविधाओं में प्रगति है, ज्ञानी व्यक्ति बहुत है, लेकिन वो ज्ञान मिलता नहीं, वो सुविधा मिलती नहीं, ऐसी स्थिति है। थोड़ा सा हम विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि सामान्य व्यक्ति के पहुंच के बाहर इसलिए हो जाती है कि पहले ये दोनों काम सेवा के नाते किए जाते थे। आज इसको भी कमर्शियल बना दिया गया है। मनुष्य की सोच ने ऐसा बनाया है। तो एक बार मैंने एक मंत्री जी का विधान सुना कुछ वर्ष पहले कि शिक्षा, भारत की शिक्षा ये $1 ट्रिलियन बिजनेस है। अब बिजनेस ये तो सामान्य व्यक्ति के पहुंच के बाहर की बात है, उसको पूंजी लगती है,
जिनके पास है वही करेंगे। पहले ही शिक्षा देना अपना कर्तव्य मानते थे। जो छात्र आया वो ज्ञानवान होना ये शिक्षक की जिम्मेवारी मानी जाती थी। आपने सुना क्या कह रहे हैं मोहन भागवत जी। और मोहन भागवत का कहना सरकार के लिए एक संदेश होता है। यह संदेश, दिनेश चंद चौधरी साहब, पिताजी की तबीयत ठीक है, चिंता न करिए, आप सबकी दुआओं से। अरे अमित सिंह जी, मोहन भागवत की सब सुनते हैं, मोहन भागवत के आगे सब नतमस्तक होते हैं। ये सब कहने की बात है कि आरएसएस की बात नहीं सुनती है भारतीय जनता पार्टी। ये सब एक बातें घुमाई फिराई जाती हैं। जिस दिन मोहन भागवत बोल देंगे उस दिन तो पूरी भाजपा सड़क पर खड़ी नजर आएगी नृत्य करती हुई। थोड़े से बोल टाइट करते हैं, उसी में पूरी भाजपा कपकपी छूट जाती है बड़े बड़े अच्छों की। मोहन भागवत वो चीज है, आरएसएस वो चीज है। जो अच्छे अच्छे टॉप नेता हैं उनकी भी कपकपी छूट जाती है आरएसएस के सामने। अब ये सब चीजें सबको पता है कि शिक्षा का मामला बड़ा बेढब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, लेकिन बचेगी कैसे, इस पर चर्चा क्यों नहीं। शिक्षा का जो बाजारीकरण हो रहा है उसे रोक दो, शिक्षा बच जाएगी। शिक्षा समवर्ती सूची का अंग है। शिक्षा इस देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार के द्वारा उसे शिक्षित होने का अधिकार प्रदान करती है, और उसके अधिकार का हनन हो रहा है शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन करने की। इस मूल मुद्दे पर जब तक हम नहीं जा रहे हैं तब तक ना तो हमारे शिक्षा मित्रों को लाभ मिल रहा है, ना अर्धवेशकों को मिल रहा है, ना किसी शिक्षा की पद्धति बढ़िया जा रही है। क्या कह रहे थे बेसिक शिक्षा मंत्री कि जो कोशिश करूंगा अगर प्रोग्राम होगा बेसिक शिक्षा मंत्री का भी, वो भी मैं सुनवाने का प्रोग्राम दिखा दूंगा। क्योंकि अगर बेसिक शिक्षा मंत्री ये कहें हमारा सब कुछ ठीक है सब, तो आखिर खराब क्या है फिर? कोई तो चीज है जो खराब है, उसे कौन बताएगा? कई चीजें हैं जो सवाल छोड़ रही हैं, सवालिया निशान छोड़ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं बदलाव दिख रहा है। क्या उस पर चर्चा हो रही है? बातचीत पर नहीं हो रही, और यही सबसे बड़ा हास्यास्पद बन गया है। क्या किया जाए इसके लिए, क्या बात की जाए? सुनिए क्या कहा बेसिक शिक्षा मंत्री ने। जो शिक्षा का अधिकार है, जिसके लिए माननीय सभी सम्मानित सदस्यों ने चर्चा करी, जो संविधान में आरटी के अंतर्गत बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार की व्यवस्था बनाई गई है। हम किसी भी बच्चे की शिक्षा के अधिकार को हम छीनना नहीं चाहते हैं। किसी भी तरह की इस तरह की कोई मंशा मर्जर को लेकर के विद्यालयों को पेयरिंग करने की सरकार की नहीं थी कि हमें विद्यालयों की संख्या को समाप्त करना है या बच्चों की पहुंच से शिक्षा को दूर करना है। हमने इस मर्जर की प्रक्रिया को केवल और केवल बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, लर्निंग आउटकम को बेहतर बनाने के लिए, ग्रुप लर्निंग, पीयर लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे जब एक ग्रुप में बैठ करके पठन पाठन का कार्य करते हैं, कक्षा का वातावरण बनता है। किसी विद्यालय में 15 बच्चे नामांकित हैं, किसी विद्यालय में 20 बच्चे नामांकित हैं, और अगर विद्यालय 1 किलोमीटर की अवधि के अंदर कई विद्यालय बने हुए हैं, कई जगहों पे ऐसा है कि 1 किलोमीटर की अवधि में 2-2, 3-3 विद्यालय बने हुए हैं, और अलग अलग विद्यालयों में किसी में 10 बच्चे हैं, किसी में 15 हैं, किसी में 25 हैं, किसी में 50 हैं। इस तरह के वहां पे छात्रों का नामांकन है, और अलग अलग विद्यालय चल रहे हैं, और अलग अलग वहां पे शिक्षकों को भी नियुक्त किया हुआ है। इस व्यवस्था को हम सब लोगों ने और बेहतर बनाने के लिए 1 किलोमीटर की अवधि के अंदर और 50 बच्चों से कम संख्या वाले विद्यालयों को मर्ज करने का निर्णय सरकार ने लिया। इन सारी चीजों को स्पष्ट किया गया। इसका फलस्वरूप यह होगा कि एक ही विद्यालय में जब अधिक बच्चे होंगे, अधिक शिक्षक होंगे, तो पठन पाठन का कार्य बेहतर होगा।
इसमें ये सारी चीजें भी स्पष्ट कर दी गई कि किसी भी बच्चे को अगर किसी भी क्षेत्र में प्रदेश के विद्यालय पहुंचने में किसी भी तरह की कठिनाई हो रही है, वहां के लोकल चीजों को देखते हुए, वहां की जितनी भी परिस्थितियां हैं उन सभी को देखते हुए, अगर विद्यालय 1 किलोमीटर की अवधि के अंदर भी आ रहा है और बच्चों को पहुंचने में कठिनाई है तो उस विद्यालय को पेयर नहीं किया जाएगा। इस तरह के स्पष्ट निर्देश दिए गए और पूरी व्यवस्थाएं बना करके लागू की गई। 1 किलोमीटर की अवधि के अंदर भी विद्यालय बुंदेलखंड हो गया। ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पे दूर दराज के इलाकों में जहां पे पहुंच इतनी अच्छी नहीं है और बच्चे विद्यालय में पठन पाठन में जाने के लिए असमर्थ हो सकते हैं। उन सभी जगहों पर यह अलग से निर्णय लिया गया कि विद्यालय सुचारू रूप से जैसे चल रहे थे उसी तरह से संचालित रहेंगे। ये भी निर्देश दिए गए। जब बच्चे एक विद्यालय में अधिक संख्या में आकर के पढ़ेंगे तो उसके लाभ क्या क्या है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। हम जब बच्चों को एक जगह पे ला करके पढ़ाएंगे, क्लासरूम लर्निंग बेहतर होगी। बच्चे एक ग्रुप में पढ़ेगा, एक दूसरे से बच्चे डिस्कस करके, समझ करके, चर्चा करके चीजों को समझते हैं, सीखते हैं, ये सारी चीजें बेहतर होंगी। शिक्षक की उपलब्धता उस विद्यालय में, जब 3 विद्यालय 1 किलोमीटर में चल रहे हैं, कहीं पे 2 शिक्षक है, कहीं पे 4 है, कहीं पे 3 है, अगर हम उनको मर्ज कर देंगे तो एक ही विद्यालय में 10 शिक्षक हो जाएंगे, बच्चे भी अधिक हो जाएंगे। 100 से अधिक, 150, 200 की जो सबसे अधिक संसाधन का विद्यालय होगा उस विद्यालय को संचालित किया जाएगा। 1 किलोमीटर की अवधि के अंतर्गत इस निर्णय को किया गया। उससे हमारी कंपोजिट ग्रांट भी हम लोगों को विद्यालय में जो जाती है वो छात्रों की संख्या के ऊपर जाती है। कंपोजिट ग्रांट के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जो कि भारत सरकार से हम सब लोगों को मिलती है। अगर 1 से 30 बच्चे का विद्यालय है तो उसको प्रतिवर्ष 25,000 मिलती है। 31 से 100 बच्चे का विद्यालय है तो भी उसको 25,000 रुपए प्रतिवर्ष मिलती है। और अगर 101 से 250 संख्या का विद्यालय है तो 50,000 मिलती है। और 251 से 1,000 बच्चों का विद्यालय है तो उसको 75,000 रुपए की ग्रांट मिलती है। और 1,000 की अवधि से अधिक का विद्यालय है तो उसको 1 लाख रुपए की ग्रांट मिलती है। आपने मंत्री जी को सुना। मंत्री जी अभी ग्रांट में उलझे हुए हैं, जहां लोगों की जानें जा रही हैं। कोई भी दिन बाकी नहीं जाता जब शिक्षा मित्र की मौत न हो जाती हो। और इस प्रदेश के सभी अधिकारी, सभी नेता शिक्षा मित्रों के नेगेटिव कमेंट पढ़ लेते हैं। उन मौतों को कोई नहीं पढ़ता जो प्रत्येक शिक्षा मित्र बड़ी तादाद में ट्विटर से लेके फेसबुक से लेके व्हाट्सएप ग्रुप्स में सब में शेयर करता है, तस्वीर शेयर करता है, उस परिवार की स्थितियां शेयर करता है, लेकिन उस पर किसी की निगाह नहीं जाती। कौन सा चश्मा लगाए। लेकिन शिक्षा मित्र की अगर कमी अगर कहीं अखबार में आ जाए तो आज ही कार्रवाई होना शुरू हो जाएगी और उसे आज ही सूली पर चढ़ाने का ऐलान कर दिया जाएगा। फांसी की सजा दे दी जाएगी, उसके मौत के फरमान पर दस्तखत अभी कर दिए जाएंगे। वो अनुदेशक हो चाहे शिक्षा मित्र, उसका वेतन रोक दिया जाएगा, उसकी एब्सेंट लगा दी जाएगी, लेकिन उसके मरने की खबर पर इनके कान पर जू नहीं रेंगती। नहीं पता लगता है कि वो मर गया होगा। कोई शिक्षा मित्र मौत से जो मर गया, बीमारी से मर गया, हार्ट अटैक से मर गया, कैसे मर गया, वो आदमी थोड़ा ही था। कभी कभी घिन आती है इस सब प्रोग्राम से। इन सब की जो बातें सुनते हैं उनसे चिढ़ होती है, कुढ़न होती है। हम बदलते भारत की तस्वीर लेकर आए थे, हम मेक इन इंडिया का फरमान लेके आए थे, हम नए भारत की तस्वीर लेकर प्रस्तुत हुए थे। क्या इसी भारत की तस्वीर प्रस्तुत लेकर हुए थे जहां शराब की ठेका ज्यादा हो जाएंगे, शराब की दुकानें खोली जाएंगी, स्कूल बंद किए जाएंगे। अरे इसी शराब की दुकानों के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली की पूरी सरकार नेस्तनाबूद हो गई। मुख्यमंत्री जेल गए, उप मुख्यमंत्री जेल गए, मंत्री जेल गए, उस कारोबार को करने वाले लोग जेल गए। यही तो सदन में सब चीख चीख के कह रहे हैं कि आखिर सरकार कंपोजिट दुकानें पर इतनी इंटरेस्टेड क्यों। क्या संदीप सिंह को यह नहीं पता है कि मेरे दादाजी जब स्कूल बंद हो रहे थे तब शिक्षा मित्र की पौध लगाई थी। वो पेड़ अब सड़ने की कगार पर हैं, कई गल चुके, गिर गए, अपने आप टूट गए। कैसे कैसे लोग हैं जिन्हें सब कुछ पता हुआ, उनकी आत्मा ये नहीं कहती कि आप गलत कर रहे हो, एक बड़े तबके के साथ गलत कर रहे हो। और तभी आज योगी आदित्यनाथ के
सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण ने कह दिया कि 2027 में उत्तर प्रदेश से भाजपा जा रही है। मैंने प्रोग्राम करके उनको सब बता दिया सुबह 7 बजे। क्यों कहना पड़ा योगी को, योगी के सबसे खास आदमी को, योगी के सबसे खास मिनिस्टर चौधरी लक्ष्मी नारायण, जो मथुरा जनपद की छाता विधानसभा सीट से 2 मर्तबा विधायक बने, उससे पहले अन्य दलों से विधायक बने, और वो सबसे खास आदमी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के माने जाते हैं। उन्होंने बाकायदा एक इंटरव्यू में कहा है कि भाजपा का बुरा वक्त तो शुरू हो चुका है। जो जनता से जुड़े लोग हैं वो समझ रहे हैं कि जनता के काम, जनहित के काम सेकेंडरी कर दिए सरकार ने, और सेकेंडरी करने से सरकार जवाबदेही तय नहीं कर पा रही है, वो तय नहीं कर पा रही है कि इस फरमान से क्या होगा, इस प्रोग्राम से क्या होगा। संवेदनाएं मरती चली जा रही हैं, लोग मरते चले जा रहे हैं, परिवार विध्वंस होते चले जा रहे हैं, परिवार खत्म होते चले जा रहे हैं, न बच्चे पढ़ पा रहे हैं, न बच्चे कुछ कर पा रहे हैं, मूल विद्यालय के लिए रो रहे हैं, तनख्वाह के लिए रो रहे हैं, सीएल के लिए रो रहे हैं, ईएल के लिए रो रहे हैं, हेल्थ कार्ड के लिए रो रहे हैं। कितने काम गिनाए जिनके लिए रोज रो रहे हैं। का वर्षा जब कृषि सुखानी, आधे से ज्यादा सेवानिवृत्त हो जाएंगे, 1/4 स्वर्ग सिधार जाएंगे, मौत के मुंह में चले जाएंगे। फिर अगर ये वेतन बढ़ भी गया तो किस काम का? ये किस काम का? देखो, एक टाइम था मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन इतना समझदार था कि समझता था सब बातें। तो बड़ी चर्चा उस समय इंदिरा जी की हुआ करती थी। ये बात मैं 83 के आसपास बता रहा हूं। बड़ी चर्चा होती थी, लोग कहते थे इंदिरा तो दुर्गा है, इंदिरा देवी है, और कांग्रेस को कोई हटा नहीं सकता। उस कांग्रेस के आज पूरे सड़क पर उतरना पड़ा है अपने कर्मों से। भारतीय जनता पार्टी 10 वर्ष सत्ता में रह चुकी, 5वीं वर्ष के लिए चुन ली गई है, 15 साल का कार्यकाल, इनका भी वक्त आ गया है अब। अरे आप सोचिए, पूर्व उपराष्ट्रपति को आज 21 दिन इस्तीफा दिए हो गए, कहां हैं, कैसे हैं, किस हाल में है, किसी को पता नहीं, कोई जवाब नहीं दे रहा है, कोई बता के नहीं दे रहा है। हम लोग तो इसी बात से परेशान थे कि अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों की समस्या है। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां हैं? किसी को कोई पता नहीं। कोई ने, किसी ने सुना हो तो जरूर हमें बताएं, कमेंट में बताएं, वैसे बताएं, पर्सनल फोन करके बताएं अगर किसी को कुछ जानकारी हो। अब बात इस बात की नहीं है, बात इस बात की है कि मरता हुआ शिक्षा मित्र और अनुदेशक करे तो करे क्या। कल थोड़ी सी उसे एक राह दिख रही है अदालत से। उस अदालत में ये एक्सीडेंटल मान लो या फिर जज साहब के द्वारा कही गई बात मान लो कि जज साहब ने कहा था कि ये केस टॉप केसों में लिस्ट किया जाए और 12 अगस्त को सुना जाए, और 12 अगस्त को यह केस सुना जा रहा है टॉप में, यानी पहले नंबर पर। मुझे लग रहा है कुछ अच्छा संदेश आना चाहिए, कुछ अच्छा मंतव्य आना चाहिए, कुछ अच्छी अदालत से खबर आनी चाहिए ताकि लोगों का जीवन बचे। मैंने आज देखा, दोपहर में मैं बैठा हुआ था, 2:30-3 बज रहे थे, मेरे फोन पर एक मैसेज आया कि गाजियाबाद के जिला जज की मौत हो गई। मैं एकदम हैरान रह गया सुन के। मैंने तत्काल कोर्ट में और एक जज साहब हैं, उन्हें फोन किया, कंफर्म किया, क्योंकि जज की डेथ की खबर थी तो एक बार कंफर्म कर लिया जाए। तो उन्होंने कहा हाँ मेरे पास भी संदेश है, लेकिन कंफर्म कर लो। तब तक हमारे सूचना विभाग की खबर आ गई कि हाँ वो ऑपरेशन कराने गए थे हर्निया का, और वहां हार्ट अटैक से उनकी
डेथ हो गई। अभी मोहन भागवत जी कह रहे थे कि हेल्थ की मामला बहुत बिगड़ गया है, अभी तो कह रहे थे, आपको सुनवाया। मंत्री जी कह रहे हैं हर 1 किलोमीटर पे स्कूल थे, एक ही विद्यालय में टीचर। अरे आप तो रोज बता रहे थे समुचित बच्चों पे समुचित टीचर हैं, आज आप खुद अपनी सरकार की पोल खोलते नजर आ रहे हो जिसमें आप कह रहे हो कहीं 1 टीचर की कमी थी, कहीं 2 टीचर की कमी थी तो आप आंकड़े कहां से दे रहे थे मंत्री जी? कैसे आप कह रहे थे कि मेरे पास भरपूर टीचर हैं और कमी थी तो आज तक आपने भर्ती क्यों नहीं की आपकी सरकार ने? बच्चे सड़कों पर आंदोलन करते करते थक गए, टूट गए, परेशान हो गए। ये बता क्या रहे हो आप? अपनी उपलब्धियां, सरकार की पोल खोल रहे हो, आखिर कर क्या रहे हो? बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आप बताते हो मेरे पास इतने अनुदेशक, इतने शिक्षा मित्र, इतने शिक्षक, इतने सब कुछ, और अपने ही आप आज कह रहे हो कि किसी विद्यालय में 30 बच्चे थे, 40 थे और वहां 1 टीचर था, कहीं कुछ था, कहीं कुछ था। तो ये पोल का कभी आपने विधानसभा में क्यों नहीं खोली? आज खोल दी विधान परिषद में। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि खेल क्या चल रहा है, खेल के पीछे मकसद क्या है? सरकार का आवरण बनाना मकसद है, सरकार का एक। आपको याद होगा कि हमारे पास जब भी हमारे राष्ट्र में कोई विदेश का राष्ट्रपति आता है और वो दिल्ली का भ्रमण करता है तो दिल्ली में कमजोर लोगों के घरों के आगे या तो दीवार बना दी जाती है या फिर टीन की चद्दर या फिर कोई पर्दा टांगी जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां उन विदेश के राष्ट्राध्यक्षों को दिखाने के लिए कुछ है नहीं। लुटी पिटी जनता, टूटे फूटे मकान, ये क्या है? इसे रोकने के लिए कब तक चादर पर्दा दीवार का काम करोगे? ये आपने गुजरात से प्रक्रिया शुरू की, उससे पहले हमारे यहां टीन टप्पर और चादर नहीं लगते थे। जब गुजरात मॉडल पर आप पूरे देश में चुनाव को गए तो आपने फिर टीन टप्पर चादर क्यों लगवाई? अरे आपने क्यों वादा किया शिक्षा मित्रों से? किसने वादा करवाया था आपसे 2018 में? और वादा करके आप भूले क्यों? अभी भी आप गए तो आपको रोज मैसेज टैग में करता हूं, एक ने एक रोज टैग करता हूं और प्रधानमंत्री के ट्विटर पर टैग की गई खबर देखी जाती है। हजारों आदमी, सैकड़ों आदमी इसी बात के लिए वहां बैठे हैं कि प्रधानमंत्री को क्या क्या टैग करके लिखा गया। फिर भी आपने मुख्यमंत्री से एक बार भी जिक्र करना उचित नहीं समझा कि मैंने वादा किया था 2018 में और आज 7 वर्ष हो गए, आपने अभी तक शिक्षा मित्रों के बारे में कुछ नहीं सोचा। क्या पूछा आपने? आप इस देश के प्राइम मिनिस्टर हो, आप उन सब लोगों की, रवि कुमार दोबारा लिख दीजिए जल्दी से तो मैं पढ़ दूंगा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो मुझे नहीं याद रहेगा क्या लिखा आपने। और आप अपनी नाकामियां छिपाने के लिए इन गरीबों के ऊपर हंटर चला रहे हो, हंटर। मैं बड़े साफ सुथरी शब्दों में कह रहा हूं, इनका वेतन ना देना, इनके बारे में बातचीत ना करना, इनकी कोई प्राथमिकता पर बात नहीं सुनना। आपने जनवरी में इनके ट्रांसफर का जिक्र किया, ऑर्डर कर दिया, आपने जनवरी में इन्हें हेल्थ कार्ड दिया। जनवरी से लेके अब तक अगर 15 लोग प्रति मंथ देख लो तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त, यानी 8 महीना, यानी 120 लोगों की मौत हो गई। शायद इलाज के लिए उनके पास पैसा होता, शायद इलाज के लिए उनके पास पैसा या हेल्थ कार्ड होता तो इतने लोगों की मौत नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। इन मौतों का असली जिम्मेदार कौन होगा? इन मौतों की परिवार टूट गए, बिखर गए, इन परिवारों की जिम्मेदारी किसकी होगी? ये सवाल जब पूछने लगो तो लोगों को लगता है कि मैं सरकार का विरोध करता हूं। मेरा काम है लोगों से सवाल करना, जवाब ना देना ये उनका काम है। मेरा काम है सवाल करना, मैं सवाल करता रहूंगा। आज जो देश में हुआ है और न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके सब अखबारों में खबर छपी, और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जिस दिन 1 लाख लोग जुड़ गए उस दिन पता नहीं कहां कहां ये खबर छप जाएगी कि उत्तर प्रदेश में एक शिक्षा विभाग में अनुदेशक और शिक्षा मित्र नाम के 2 प्राणी हैं जिनको 9,000 और 10,000 रुपया वेतन मिलता है। यानी अगर हम बात करें तो
अमेरिका या लंदन के हिसाब से वहां के $100 और $120 आपको मिलते हैं। $100 का मतलब $8400। एक को $110 मिलते हैं और एक को $125 मिलते हैं, जबकि वहां जो मिनिमम मजदूरी की सैलरी है वो $2 से $2500 है। यानी वहां अपने INR में बात करें तो कम से कम जो सैलरी है वो 2 लाख से ऊपर है मजदूर की मंथली। ये सब बातें जब सोचते हैं तो हम भी सोचते हैं कि कभी ऐसा होगा कि ये सब भारत में लागू हो। बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भारत को फला जगह हम बना देंगे, भारत का ऐसा कर देंगे, और फिर जब हकीकत में उतरते हैं तो ठीक उसी तरीके से होते हैं जैसे नीचे भट्टी की तपन जल रही हो और उसके ऊपर कोई जाली लगाकर बिठा दिया गया हो, या नीचे आग जल रही है, बीच में चारपाई है और उसके ऊपर आदमी लेटा है, वो थोड़ी बहुत देर में जल जाएगा, ये तय है। यही हमारे भारत में नागरिकों के साथ हो रहा है, यही शिक्षा मित्रों के साथ हो रहा है, यही अनुदेशकों के साथ हो रहा है। तो कब इस भट्टी से लोगों को निजात मिलेगी? कब इस भट्टी से हटाकर एक अच्छे सामियाने में बिठाया जाएगा, एक अच्छी जगह बिठाया जाएगा जहां जीवन की गारंटी होगी, सुरक्षित होंगे? ये सवाल सबसे अहम है उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए, अनुदेशकों के लिए। लोग कहने लगते हैं कि अरे सदन में विपक्ष सवाल उठाता है इसलिए सरकार नहीं करती। भैया और कौन उठाएगा? विपक्षी तो बैठा है, सत्ताधारी दल जिक्र नहीं करते। कोई कहता है मैं करा दूंगा, मेरी बात हो गई और मुख्यमंत्री जी ने कह दिया बहुत जल्द हो जाएगा। वो जल्द का कभी तारतम्य टूटेगा? उस जल्द का कभी परिणाम सामने आएगा? कब आएगा? कैसे आएगा? ये सब चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी, और अगर ऐसे ही नहीं चली तो फिर मामला फंसता नजर आएगा, फंस जाएगा। आप एक बात याद रखिए, अपने जीवन में एक गांठ बांध लीजिए कि जो किसी के कष्ट को समझकर, किसी की पीड़ा को समझकर खुद दुखी न हो, वो किसी काम का नहीं होता है। मौतों से किसी को कष्ट नहीं पहुंचा। इस देश के 700 किसान सीमा पर शहीद हो गए, किसी नेता का दिल नहीं पसीजा। लखीमपुर खीरी में किसानों को सरेआम कुचल दिया गया, लोगों का दिल नहीं पसीजा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत समस्याएं हैं, लेकिन क्या दिल ना पसीजने से लोगों की जान बच जाएगी? सब चीख रहे हैं महीनों से, हुजूर आला जनाबे आली साहिब, सरकार, मालिक, मौला मेरी जान बचा लीजिए, मेरे साथी रोज मर जाते हैं, इन्हें की जिंदगी बचा लीजिए। और जिंदगी बचाने के लिए सिर्फ आपको एक काम करना है कि इनके वेतन बढ़ाने का ऐलान करना है। एक काम से सब बर्बाद हो रहा है, सब खत्म हो रहा है, हमारे सामने हमारी दुनिया लूटी जा रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। वो शिक्षा मित्र हमारा भाई है, वो अनुदेशक हमारा भाई है, हमारे सामने देखते ही देखते वो जिंदगी से हाथ धो बैठ रहा है, मर जा रहा है, हम सब मिलकर उसका कुछ नहीं कर पा रहे। अभी आपने देखा बीते दिनों एक बिटिया थी महिला शिक्षा मित्र की, बांदा जनपद के रहने वाले, सब टूट गए, कहीं इलाज का कोई चारा नहीं दिख रहा था। आज उनके पिताजी से बात हुई, बिटिया अब स्वस्थ है। आज उसके शरीर में कुछ खून की कमी थी तो एक ब्लड की बोतल चढ़ाई गई है, खून की एक बोतल चढ़ाई गई है, जल्द स्वस्थ होगी, अस्पताल से घर आएगी। ये सब हम लोगों में एका होना चाहिए। किसी भी शिक्षा मित्र के पास कोई समस्या आ जाए तो हम लाठी बांध के खड़े हो जाएं कि हम इसकी मदद करा देंगे। किसी अनुदेशक के सामने समस्या आ जाए तो हम करा देंगे। इतनी क्षमता और दम होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। और ये ताकत कौन देता है? ये ताकत कौन देता है? ये देता है हमारा संविधान, और ये ताकत देता है हमारी हिम्मत और हौसला। हम टूट चुके हैं, सब लोग परेशान हो चुके हैं और कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। तो इन सब चीजों पर बहुत कुछ देखने को मिलता है और समझने को मिलता है। देखते हैं कल इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या करता है, और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट में 1 नंबर पर शिक्षा मित्रों का, अनुदेशकों का केस है, तो हाई कोर्ट में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई पर है।
हालांकि जो 2 महीने वाला उन्होंने समय मांगा है वो इस सरकार में भी दाखिल कर सकते हैं। बहुत चीजें हैं, बहुत सवाल हैं, बहुत बातें सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ एक बात कहूंगा कि आपको मजबूरन मोहन भागवत को बोलना पड़ा शिक्षा पर। मोहन भागवत तो कभी बोलते नहीं है। वो कह रहे हैं इस देश की शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली ही बर्बाद हो गई। और पहले वर्षों पहले हम सुनते थे कि शिक्षा संवारने का काम किया जा रहा है। इसका मतलब इसी सरकार में कह रहे हैं 11 वर्षों से तो यही सत्ता में। बेसिक शिक्षा मंत्री सदन में कह रहे हैं कि हम स्कूल मर्ज से प्रदेश पर शिक्षा का कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने देंगे। भैया, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह कहा था कि हर किलोमीटर पर स्कूल बनाइए, देश को शिक्षित करने का काम करिए। आज भी हमारे यहाँ लिटरेसी 70% है। लिटरेसी इतनी नहीं बढ़ गई है कि हम ये कह दें कि अब हम शिक्षित हो गए हैं। अगर ये स्कूल केरल में बंद हो रहे होते तो मैं मान लेता कि ठीक हो रहे हैं, कि वहां शिक्षा ठीक है। ये तमिलनाडु में बंद होते मैं मान लेता। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, तो फिर न पद बचेंगे न शिक्षक की। कैसे आज कहा बेसिक शिक्षा मंत्री ने सदन में कि शिक्षक कम थे इसलिए मर्ज कर रहे हैं। भैया, आप रोज कह रहे हो कि हमारे पास तो बच्चे पूरे हैं, उतने हम पे शिक्षक हैं उतने बच्चे हैं, रोज आप कह रहे हो। फिर आप आज कैसे कम हो गए? या तो आप भूल जाते हैं कल क्या कह गए थे, क्योंकि झूठ बोलने वाला व्यक्ति रोज भूल जाता है हम कल क्या कह के गए। सच बोलता है उसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सरकार और दोनों चीजों पर सोचना और समझने की जरूरत है। अभी विक्रम सिंह भी हमारे साथ आ रहे हैं, वो दिल्ली में ही हैं, कोर्ट की सुनवाई के चक्कर में वकीलों से संपर्क कर रहे हैं, पूछते हैं क्या कहा वकीलों ने, क्योंकि जरूरत है इस समय। क्या कारण है क्या नहीं है, पूरा अनुदेशक भी आज दिल्ली की तरफ निगाह लगाए बैठा है। तो शिक्षा मित्रों का मामला भी अब लखनऊ की तरफ सबकी निगाहें हैं। देखना यह है कि कोर्ट कुछ अच्छा साहसिक निर्णय सुना पाता है कि नहीं सुना पाता है, या कुछ आगे पीछे करता है। हालांकि शिक्षा मित्र अनुदेशक तो ज्ञानी है बहुत बड़ा, उसने अपना निकाल लिया है। कोई कह रहा है कि आर्डर रिजर्व होगा। अब इतना मुझे तो पता नहीं कि आर्डर रिजर्व होगा कि आर्डर होगा। अगर इतना मुझे आता होता तो मैं यहाँ थोड़ी काम करता, मैं भी कहीं जज फज बना होता। कोई कहेगा कि होगा कुछ नहीं, तारीख मिल जाएगी। तो भाई, आप लोगों की नेगेटिविटी इतनी दिमाग में भर गई है, वही होता है। कुआं क्या आवाज देता है? कुएं में अभी आप कहो मर जाओ तो अंदर से खबर आती है बड़ी तेजी से मर जाओ। तो जो हम समाज में, भूपेंद्र सिंह ने देखो लिख दिया तारीख मिलेगी, तो निश्चित रूप से आप बड़े होनहार और प्रभावशाली लोग हैं कि आपका इतना ऊपर की ज्ञान है। कल भारती जी वाला है केस, ये सब चीजें बड़ी खतरनाक हैं। और इन्हीं चीजों को लेकर हमारी दुकान से तो खैर तुम्हें समस्या रहती है। तुम्हारी नहीं चल पा रही होगी तो तुम परेशान हो गए। नहीं, जब आज के इस बवाल के बाद बहुत कुछ बदलेगा, इस देश का सिस्टम बदलेगा, बहुत कुछ बदला नजर आएगा। आज जो विपक्ष सड़कों पर उतरा है, बरसों बाद ये नजारा देखने को मिला है, और इसका असर भी दिखेगा। और जब असर दिखेगा तो हमारे साथ विक्रम सिंह जी आ गए हैं। विक्रम सिंह, क्या बात हुई आज? जी सर, आपका
बहुत बहुत आभार। जी बोलिए। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज सुबह हम लोग सर दिल्ली पहुंचे और 4 बजे आरकेसी सर के साथ बैठक थी, मीटिंग थी और हम सभी लोग पहुंचे। हमारे साथ प्रदेश कोषाध्यक्ष दिलीप सिंह जी, सिद्धार्थनगर के जिला अध्यक्ष अनिल पांडे जी, राम सिंह जी, रामानंद उपाध्याय जी और कई लोग वहां पर पहुंचे हम लोग। और 4 बजे उनके साथ मीटिंग थी, उनसे बात हुई। उसके बाद 5:30 बजे पटवालिया सर के साथ हम लोग की मीटिंग थी। फिर हम लोग पटवालिया सर से मीटिंग के लिए गए सभी लोग। कुल मिला के हम लोग 7 लोग थे आज दिल्ली में और हाथरस के भी साथी मुलायम सिंह यादव जी भी थे, सोनभद्र के एक साथी भी थे। ये सारे लोग मिलकर हम लोग, सिद्धार्थनगर के रामानंद उपाध्याय जी भी थे। पहले आरकेसी सर के साथ मीटिंग हुई, सारी बातें हुई। उन्होंने जो पिछले 14 जुलाई को के डेट में जो जज साहब ने कहा था सिनॉप्सिस के लिए, तो हम लोग का सिनॉप्सिस चूंकि 7 तारीख को ही जमा हो चुका है, 12 पेज का सिनॉप्सिस है। उसको हम लोगों को वकील साहब ने दिखाया। इससे पहले भी वो दिखा चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन वो ऑनलाइन हम लोग देखे थे। लेकिन आज हम लोग उसकी जो हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी में हम लोगों ने देखा, 12 पेज का है और उसमें बहुत सारे अनुदेशकों से संबंधित मुद्दे हैं। लगभग सब कुछ उसमें, उस 12 पेज में उन्होंने गागर में सागर भरने का कार्य किया है। और सब कुछ है जो अनुदेशक हमसे लगातार फोन करके कहता है कि आप इसको शामिल करवा दीजिए, उसको शामिल करवा दीजिए, ये मैटर उसमें जुड़वा दीजिए। उन सारे मैटर को हमारे आदरणीय वकील साहब ने उसमें जोड़ा है और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और समय से पहले उन्होंने जमा करवा दिया है। और जो ऑफिस रिपोर्ट आती है, आज ऑफिस रिपोर्ट भी आई है, कल की जो सुनवाई है उसको लेकर, उस ऑफिस रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र है कि हम लोगों की सिनॉप्सिस, हम लोग का रिटेन आर्गुमेंट जमा हो चुका है। तो हमारे वकील साहब हर काम सर समय से पहले करते हैं, इसके लिए हम उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं, आभार भी ज्ञापित करते हैं। बाकी अभी 2 पक्ष का, सरकार का भी अभी सिनॉप्सिस जमा नहीं हुआ है और एक हमारे और अनुदेशक संबंधी जो केस लेकर कुछ साथी गए थे, उनका भी सिनॉप्सिस अभी जमा नहीं हुआ है। अब कौन सी स्थितियां हैं, कौन सी परिस्थितियां हैं, हमें इससे बहुत मतलब नहीं है, लेकिन हम लोगों का सिनॉप्सिस, हम लोग का रिटेन आर्गुमेंट जमा हो चुका है। वो ऑफिस रिपोर्ट में भी आ चुकी है, उसका जिक्र हो चुका है कि परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन का जो सिनॉप्सिस है, रिटेन आर्गुमेंट है, वो जमा हो चुका है सर। और पहले ये केस 11 नंबर कोर्ट रूम में लगा था, लेकिन अब ये 9 नंबर में लगेगा। बेंच वही है, बेंच में बदलाव नहीं हुआ है। पंकज मित्तल सर हैं और प्रसन्ना बी वार्ले सर ही हैं, दोनों जज महोदय वही हैं, केवल बेंच में बदलाव हुआ है। जो पहले 11 नंबर बेंच में था, अब वो 9 नंबर बेंच में लगेगा। बाकी जज महोदय वही हैं। कोई साथी इस बात को लेकर परेशान ना हो। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि बेंच बदल गया है तो जज भी बदल गए होंगे, नहीं। जज साहब पंकज मित्तल सर ही हैं और प्रसन्ना बी वार्ले सर ही हैं। केवल कोर्ट नंबर बदल गया है, जो पहले 11 नंबर था वो अब 9 नंबर हो गया है। बाकी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और 1 नंबर में, चूंकि पिछले डेट को ही जज साहब ने कहा था टॉप ऑफ द बोर्ड में आपका केस लगेगा, और उन्होंने अपने वादा अनुसार टॉप ऑफ द बोर्ड में, यानी 1 नंबर पे हम लोग का केस लगा है। तो कल 1 नंबर पर माता रानी का आशीर्वाद रहेगा, गायत्री माता जी का आशीर्वाद रहेगा, हनुमान जी का आशीर्वाद रहेगा। और तो इसको हम लोग को कल फाइनल सुनवाई होगी। और हम लोग को जो 17,000 की जो पीड़ा हम लोग लगातार पिछले 8 वर्षों से झेल रहे हैं, 8 वर्षों से लड़ाई चल रही है, कल उसका पटाक्षेप होगा, ऐसा हमें पूरा आशा है, विश्वास है। चलिए कुछ अच्छा हो जाए, यही उम्मीद है। कल आपका 1 नंबर पर केस लगा, ये एक अच्छी बात है। अनुदेशक बार बार कह रहे थे कि आप, हमारा केस कभी 50 से नीचे नहीं आता है।
अब किसको बुलाएं? विक्रम सिंह आते हैं तो चापलूसी करते हैं, और किसी को बुलाएं तो वो भी चापलूसी करता है। तो फिर आप हमें बता दिया करो, उस व्यक्ति को हम बुला लिया करें। अब कोर्ट में केस विक्रम सिंह लड़ रहे हैं तो बात तो विक्रम सिंह से करनी पड़ेगी। और आप कभी कभी सुन भी लिया करो। विक्रम सिंह, क्या कल सुबह 10 बजे आपको कोर्ट जाना होगा? क्या तैयारी है? कल पटवालिया जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? क्या क्या वकालत को लेकर क्या क्या तैयारी है? ये तो आपने केस को लेकर बता दिया। सर अभी 5:30 बजे पटवालिया सर के साथ आधे घंटे की मीटिंग हुई है। हमारे सारे साथी जिनका मैं नाम बताया आपको, दिलीप सिंह जी, अनिल पांडे जी, मुलायम सिंह जी, राम सिंह जी, रामानंद उपाध्याय जी, सोनभद्र के विनय जी, ये सारे लोग वहां पर उपस्थित थे। मैं स्वयं भी उपस्थित था और आधे घंटे की मीटिंग हुई है। पटवालिया सर ने पूरी अच्छी तरह से एक एक चीजों को देखा है, सुना है और आरके सिंह सर के साथ डिस्कस किया है और एक एक चीजों को उन्होंने रिटेन किया है, लिखा है, उसको अंडरलाइन किया है उसको। और कल वो पूरी तरह से तैयार है। 10:30 बजे जब कोर्ट बैठेगी तो पूरी तरह बहस के लिए, अनुदेशकों के मुद्दे को रखने के लिए हमारे पटवालिया सर पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है। उन्होंने कहा है कि चिंता मत करो, कल हम लोग जीतेंगे, ऐसा उन्होंने हम लोगों को कहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है सर। आरके सिंह सर ने भी पूरी तैयारी कर ली है, पटवालिया सर ने भी पूरी तैयारी कर ली है। तो हम लोग की तैयारी पूरी है सर, कहीं कोई कमी नहीं है। अब कल माता जी रानी का आशीर्वाद मिल जाए, हनुमान जी का आशीर्वाद मिल जाए, फिर कहीं कुछ बचा नहीं है सर। केवल कल का दिन हम लोग के लिए अच्छा हो जाए, माता रानी का, माँ गायत्री का आशीर्वाद मिल जाए, माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिल जाए। सावन का महीना भी अभी तुरंत समाप्त हुआ है सर। भोलेनाथ शंकर जी का आशीर्वाद मिल जाए, हनुमान जी का आशीर्वाद मिल जाए। बाकी सारे लोग, सारे देवी देवता हम अनुदेशकों की पीड़ा को भली भांति 12 वर्षों से देख रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है, भरोसा है सर, कल का दिन हम लोग के लिए अच्छा होगा सर। चलिए, अच्छा ही हो। तो अगर विक्रम सिंह ऐसे में सरकार और उनका पेपर पत्र जमा नहीं होता तो क्या होगा? क्या तारीख बढ़ेगी या क्या? वकील साहब ने तो आइडिया दिया होगा कुछ ना कुछ। सर चूंकि लीडिंग याचिका हम लोग की है और लीडिंग याचिका हम लोग की है और वो ऑफिस रिपोर्ट में भी आ चुकी है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमें लगता है। बाकी तो बहुत कुछ तो आप जानते हैं जज साहब पे निर्भर करता है, तो बाकी तो कल कोर्ट रूम में पता चलेगा। बाकी हम लोग आश्वस्त हैं कि कल सुनवाई होगी और हम अनुदेशकों के पक्ष में सर फैसला आएगा, या तो रिजर्व होगा या हो सकता है जज साहब डिसाइड करेंगे क्या करना है। हो सकता है कल ही फैसला सुना दे या रिजर्व कर ले, तो जज साहब का सर विषय है। बाकी हम लोग की तरफ से पूरी तैयारी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। एक एक बिंदु पे पटवालिया सर और आरके सिंह सर और हम लोग थे, एक एक मुद्दे पे बात हुई है सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, समस्या नहीं है। हम लोग की तरफ से पूरी तैयारी है, हम लोग पूरी तरह से तैयार है, हमारे वकील साहब लोग पूरी तरह से तैयार है। बाकी कल 10:30 बजे कोर्ट रूम में देखते हैं क्या होता है सर। चलिए, इंतजार करेंगे। सुबह आप जाइए कोर्ट और भगवान आपकी मनोकामना पूरी करें। और क्या विक्रम सिंह और भी किसी ने संपर्क किया है? सहयोगी जो आपके हैं, भले ही वो विपक्ष में हो, क्या उन्होंने संपर्क किया है? नहीं, किसी का कोई संपर्क नहीं है। हमारे सारे साथी, हमारे साथ 6 लोग आज दिल्ली में हैं, कल भी कुछ लोग आने वाले हैं। हमारी पूरी टीम जो है अच्छी तरह से तैयार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अनुदेशक साथियों ने जिस प्रकार से समर्पण से, जिस समर्थन से सहयोग किया है सर, हम आजीवन आभारी रहेंगे अपने सभी अनुदेशक साथियों का। और जितना इन्होंने दिल खोल कर सर, उम्मीद नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट अनुदेशक लड़ पाएगा। कुछ लोग कहा करते थे कि अनुदेशक सुप्रीम कोर्ट नहीं लड़ पाएगा सर, लेकिन आज स्थिति आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से दिल खोल कर हमारे अनुदेशक साथियों ने सहयोग किया है, समर्थन दिया है सर। जब भी पैसे की आवश्यकता हुई है कोर्ट के लिए, हमारे अनुदेशक साथियों ने अपना सब कुछ न्यौछावर करने का कार्य किया है। इसके लिए हम अपने पूरे प्रदेश कार्यकारिणी को, जिला कार्यकारिणी को, ब्लॉक कार्यकारिणी को और उन सभी कर्मयोगी अनुदेशक साथियों को नमन करते हैं सर, और उनसे वादा करते हैं कि आजीवन संगठन आपका आभारी रहेगा। और जिस प्रकार से आपने मदद किया है, जिस प्रकार से आपने संगठन को मदद किया है, और आपके बदौलत, अनुदेशकों के बदौलत हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं सर। क्योंकि अनुदेशक साथियों का सहयोग और समर्थन और समर्पण नहीं मिल पाता तो हम लोग ये कल जब पटवालिया सर खड़े होंगे सर, छठी बार खड़े होंगे
और हम लोग तो एक एक चीज को बताते हैं सर। ईमानदारी और पारदर्शिता के लिए ये संगठन जाना जाता है सर। और छठी बार खड़े होंगे, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और हर डेट में उनकी 5 लाख फीस है सर। अब कल देखिए क्या होता है, छठी बार वो खड़े होंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सर अनुदेशक साथियों ने किस प्रकार से त्याग और समर्थन देकर समर्पण से पटवालिया सर को लगातार खड़ा कर किया है सर। और इसका परिणाम कल हम लोग को दिखाई देगा सर। चलिए ठीक है, कल अच्छा दिखाई दे परिणाम, अच्छी खबर आए। लोग परेशान भी हैं, बरसों से इसी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इसी में फंसे पड़े हैं। कल अच्छी कुछ खबर आ जाए तो शायद कुछ अनुदेशकों को राहत मिल जाए। यही मेरी शिक्षा मित्रों के बारे में सोच है कि कल उनका भी कुछ हो जाए। और अगर जो प्रपत्र नहीं जमा किया या सरकारी वकील नहीं आया तो क्या होगा? ऐसे में भी कुछ बातचीत हुई तो होगी वकील साहब से, आपने पूछा जरूर होगा कि क्या क्या सिनेरियो बन सकता है। अब ये तो सर जो लोग उनको सहयोग कर रहे हैं उनको पूछना चाहिए। देखिए हम लोग 5 अप्रैल को गए थे, 5 अप्रैल 2023 को, और ये लोग उसके 9 महीने बाद फरवरी में गए थे। सब कुछ पटरी पे थी, केस फाइनल होने वाला था, लेकिन ये लोग गए और जाकर खेल बिगाड़े। और अपनी जो जिम्मेदारी है लगातार आपने देखा होगा, जो इन्होंने केस किया लेकिन जो उसकी फॉर्मेलिटी थी उसको भी पूरा नहीं किया। उसके बाद देखिए रिजॉइंडर दाखिल करना था, उसमें भी देर कर दिया। और आज सिनॉप्सिस जमा करना है, उसमें भी अब न जाने कौन इनकी रणनीति है, ये हमें समझ से परे है सर। हम अपना काम समय से तो करें। कल यदि जज साहब पूछेंगे तो ये लोग क्या जवाब देंगे? तो अब जो लोग इनको सहयोग कर रहे हैं, कौन ये लोग इनको सहयोग कर रहे हैं वो जाने, उनका काम जाने। बाकी सर परिषदीय निदेशक कल्याण एसोसिएशन पूरी तरह से मुस्तैद है। जो भी जज साहब का आदेश होता है, निर्देश होता है, उसको अच्छा सा हम लोग समय से पहले करने का काम करते हैं सर। बाकी कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है इस पे हमें सर बहुत कमेंट नहीं करना। नहीं, मैं सरकार के वकील के बारे में पूछ रहा था कि सरकार तो आएगी, सरकार के बिना थोड़ी डिसीजन हो जाएगा। सरकारी वकील तो आएगा, सरकार का आएगा, उस पर बात कर रहे हैं। बाकी तो जिसका नहीं आएगा वो जवाब देगा, अनुदेशकों को वो देगा, बताएगा कि हम क्यों नहीं प्रस्तुत हुए। उसकी तुम कैसे बता दोगे? अब कल देखिए 10:30 बजे सरकार क्या करती है, सरकार के वकील क्या करते हैं, सरकार के नुमाइंदे क्या करते हैं, तो उनका विषय है सर। बाकी हम लोग की तरफ से पूरी तैयारी है सर। तो ये मान लिया जाए कि कल डिसीजन होने के चांस पूरे पूरे हैं। हाँ, स्थितियां तो वही लग रही है कि कल का दिन अच्छा होगा और डिसीजन कल भी आ सकता है या रिजर्व भी हो सकता है सर। विक्रम सिंह, उस दिन जज साहब ने क्या कहा था? क्यों कई चीजें ओरल में बता दी जाती हैं और फिर वो आर्डर में नहीं हो पाती हैं, तो क्या कहा था जज साहब ने आपसे? नहीं, जज साहब तो उस दिन पॉजिटिव थे और खुद ही सवाल कर रहे थे। वो कह रहे थे कि 17,000 एक साल के लिए क्यों। और जो दूसरे जज साहब ने उन्होंने कहा कि यूपी के टीचर 9,000 में पढ़ाते हैं। तो इन सब चीजों से लग रहा था कि जज साहब उस दिन सब कुछ समझ गए वो, और उन्होंने बीमारी को डायग्नोसिस कर लिया था उस दिन। पिछला जो 14 जुलाई था, जो अनुदेशकों की बीमारी थी, उस बीमारी को अनुदेशक क्यों सुप्रीम कोर्ट में आया? जब कोई बीमार व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड कराता है और अल्ट्रासाउंड करके सीटी स्कैन कराता है, तमाम प्रकार की जांचें होती है और उन जांचों से वो समझता है इसकी कौन सी बीमारी है, इसको कौन सा दवा दिया जाए। और हमें लगता है 14 जुलाई को जब जज साहब के पास एक केस पहुंचा था तो जज साहब ने डायग्नोसिस कर लिया। वो अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन सब कुछ करके वो समझ गए कि बीमारी है कहाँ और इसका इलाज कैसे होगा। और हमें लगता है कि कल के दिन वो सबका जो अनुदेशकों की जो बीमारियां थी, वो जो सरकार ने पैदा की थी बीमारियां, उसका कल वो डायग्नोसिस कर चुके हैं और कल उसका दवा दारू करके उसका ऑपरेशन करके उसको फाइनल उसको स्वस्थ करके उसको घर भेजने का कार्य करेंगे। चलिए विक्रम सिंह, आपने समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद और सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों से यही अपील और अनुरोध है कि ये नया चैनल है तो इसके वीडियो को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और इसी के तरीके आगे बढ़ते रहिए। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। कल शिक्षा में तो अनुदेशकों को एक अच्छी खबर मिले और एक अच्छा निर्णय मिले। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व हमारे चैनल प्राइमरी मास्टर न्यूज़ को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।